नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं इंडिया के एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। इस कंपनी का नाम आप सामने देख ही चुके होंगे कि जिसका नाम है ब्रिटानिया। देखिए, ब्रिटानिया आज का नहीं है, बहुत पुराना कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर लगातार एक जर्नी होने के बाद अचानक 2 दिन में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला और इस फॉल के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा शेयर में करेक्शन हुआ और इसी सिचुएशन के बेसिस में मैं इस वीडियो को आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनीज के ऊपर जब करेक्शन होता है तब अच्छे कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से उसको देखा जाता है, जो मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। क्योंकि मैं खुद जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे बना है उसके बारे में चर्चा करूंगा, साथ ही साथ कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करने वाला है फ्यूचर के लिए, सब कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, ब्रिटानिया का जो प्रोडक्ट है बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है। जैसे बिस्किट्स हो गया, डियरी हो गया, साथ ही साथ देखा जाए स्नैक्स हो गया, केक्स हो गया। तो इस तरीके से रक्स हो गया, अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी, ब्रेड्स वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह, अलग अलग चीज कंपनी बना के रखे हैं। और ब्रिटानिया एक ऐसी कंपनी है जो आज का नहीं है, बहुत पुराना कंपनी है। आप सभी जानते ही है ब्रिटानिया का नाम, आप बचपन से सुनते होंगे और बचपन से इस कंपनी का बिस्किट खाते होंगे। तो इस कंपनी के जो डिटेल्स है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और अचानक इस तरीके से 2 दिन में बड़ा फॉल होने के पीछे रीजन कौन सा है वो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए, सीधा सीधा मैं अगर चार्ट के ऊपर जाऊं तो आप देख सकते हैं लास्ट 2 डेज में, देखिए पहले कितना गिरा वो यहाँ पे मैं छोड़ ही देता हूँ। लास्ट 2 डेज में जो करेक्शन हुआ, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 15% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। देखिए, 15% के आसपास क्रैश होने का मतलब है एक बड़ा फॉल। और पिछले दिनों में तो हाई वॉल्यूम के साथ, मतलब आज तक की जितने सारे सेलिंग वॉल्यूम था उस वॉल्यूम को भी ब्रेक करके कंपनी हाई वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट किया और वो भी सेलिंग का, मतलब सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है। अभी इम्पोर्टेंस पॉइंट यही है कि ये जो सेलिंग हो रहा है वो एक्चुअली मतलब कौन सा सपोर्ट लेवल तक आ सकते हैं, तो वो डिस्कशन तो करूंगा। उससे पहले कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस कंपनी के डेटा के ऊपर जाऊँ तो कंपनी इसके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, कंपनी के जो न्यू कुछ प्रोजेक्ट है, कंपनी बता रहा है कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है वो बनाने वाला है। ब्रिटानिया प्लान टू ओपन 5 न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देखिए, एक बनाता, दो बनाता तो अलग बात होता, यहाँ पे 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने वाला है क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने के कारण मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी तो ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी ने 5 अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज बनाने का काम स्टार्ट करने वाला है। देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, इस तरीके से जगह पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाने वाला है। द कंपनी ऑल्सो प्लान टू एक्सपेंड इस एग्जीक्यूटिंग फैक्ट्रीज, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी फैक्ट्रीज है वहाँ पे भी कुछ और एक दो फैक्ट्रीज और भी एडिंग करना चाहता है, जैसे ओडिशा हो गया, साथ ही साथ रंजनगढ़ हो गया, साथ ही साथ महाराष्ट्र हो गया, इस तरीके से जगह पे। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी खुद की ग्रोथ करने के लिए इस तरीके से प्लान्स को 5 अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज बनाने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ग्रीनफील्ड प्लान, अभी ग्रीनफील्ड जो प्लांट है उसके ऊपर भी कंपनी काम करने वाला है। देख देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ब्रिटानिया प्लान टू सेट अप 3 ग्रीनफील्ड प्लान इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अभी ग्रीनफील्ड प्लांट होता क्या है? देखिए, इस तरीके से प्लान को ग्रीनफील्ड प्लान कहा जाता है। अभी देखिए, कंपनी इस ग्रीनफील्ड को क्यों कर रहा है उसके बारे में मैं बता दूं। कंपनी के देखिए जो बिजनेस है वो बिजनेस जिस लेवल तक, जिस हद तक बढ़ रहा है उसके लिए खुद को भी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा क्योंकि रॉ मटेरियल्स का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो उसके लिए खुद ग्रीन प्लांट भी स्टार्टिंग करने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि चीज बिजनेस ग्रोथ, मतलब कंपनी के जो चीज का बिजनेस है उसका भी ग्रोथ करने वाला है। यहाँ पे देखिए, ब्रिटानिया एम्स टू ग्रो इन चीज बिजनेस 5 फोल्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस के ऊपर कंपनी बहुत ज्यादा फोकस रखे है। साथ ही साथ ब्रिटानिया R&D के टीम्स जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे चिल्ड्रन हो गया, साथ ही साथ जो मतलब देखा जाए तो जो प्रेग्नेंट वोमेन्स हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग मदर्स के लिए और बच्चे के लिए अलग अलग प्रोडक्ट वो लॉन्च करने जा रहा है क्योंकि मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा किसके पास है? बेबी फूड्स का, नेस्ले के पास। तो उसके हाथ से अगर मार्केट छुड़ाना है तो खुद के प्रोडक्ट भी तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर डेटा देखा जाए तो कंपनी के ऊपर मार्केट शेयर, बिस्किट इंडस्ट्रीज में 30% मार्केट शेयर है। साथ ही साथ क्रीम जो
वेफर्स है, उसके ऊपर 20% मार्केट शेयर है। तो ब्रिटानिया कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं। ओवरऑल बात किया जाए तो ब्रिटानिया का जो मार्केट शेयर है वो करीबन 1,21,000 करोड़ के आसपास है, इससे भी ज्यादा था। लास्ट कुछ फ्यू डेज में कुछ करेक्शन देखने को मिला, इसके लिए कंपनी का जो 6,400 तक कंपनी का शेयर प्राइस गया था, वहां से करेक्शन होकर 5,000 तक आ चुके हैं। तो कंपनीज के ऊपर कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, किस कारण के वजह से गिरावट हुआ, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अभी ब्रिटानिया का गिरने के पीछे जो रीजन है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, ब्रिटानिया का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट, फाइनली क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था 2 दिन पहले। तो उस रिजल्ट के कारण ही शेयर में लगातार गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो एस्टिमेट किया गया था। देखिए, एस्टिमेट बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में आप ये सोचकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कि इस साल मेरा अगर 5 लाख का बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, उसको मैं नेक्स्ट ईयर में 10 लाख करूंगा। तो उसको 10 लाख करने के लिए मुझे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाना होगा। तो आप जो सोच रहे थे कि 5 लाख के अगेंस्ट में मैं हर मंथ मान के चलिए मैं 15,000 रुपया कमाऊंगा, तो उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो वहां पे 10,000 भी नहीं हो रहा है, तो आपका जो एस्टिमेट है वो तो एस्टिमेट मिस हो चुके हैं। तो एस्टिमेट मिस होने के कारण आपका जो गोल था 10 लाख का, वो तो अचीव नहीं हो पाएंगे। और इसी कारण के वजह से कंपनी को लगातार फॉल देखने को मिला। लास्ट 2 डेज में 9% के आसपास डिप होने के पीछे यही रीजन है कि एस्टिमेट मिसिंग हो चुके हैं। रेवेन्यू अप हुआ है, मगर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 9% के आसपास डिप हुआ है, 9% के आसपास करेक्शन हुआ है। चलो एक बार मैं आपको वो चीज दिखा भी देता हूँ। एक बार मैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर चले जाता हूँ। आप देख सकते हैं पिछले सालों में जो सेल्स था 4,400 करोड़ के आसपास, इस बार 4,600 करोड़ के आसपास सेल हुआ। चलो अच्छी बात है, इस बार हाईएस्टली सेल भी हुआ। अभी देखिए, एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। यहाँ पे एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अभी एक्सपेंस ज्यादा होने के पीछे रीजन तो यहाँ पे नहीं बताया, मगर यहाँ पे देखिए एक्चुअली मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुके हैं 57 से 58। तो लोगों के मन में यही डाउट होगा कि सर 1 ही % तो एक्सपेंस बढ़ा है, इसमें क्या होगा। देखिए, करोड़ों के बिजनेस में 1% बहुत ज्यादा होते हैं। 1% यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी के जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि एम्प्लॉय का जो सैलरी वगैरह हो गया, तो एक एम्प्लॉय के पीछे जो खर्चा हो गया वो भी 1% बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे 2% कंपनी के एक्सपेंस बढ़ चुके हैं। और यही कारण की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले सालों की तुलना से इस बार बहुत कम हो गया। मानता हूँ पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट किया, मगर पिछले साल को वो बीट नहीं कर पाए, और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ। तो मेन मोटा मोटी कहूँ कि लोगों के मन में जो क्वेश्चन है कि कंपनी के ऊपर गिरने का कारण कौन सा है, वो बेसिकली यही एक कारण है। तो यहाँ पे मेरा जो मेरा जो ओपिनियन है, मैं अगर कहूँ क्या इस गिरावट कंटिन्यूसली होता रहेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। इस तरीके से सिचुएशन आज नहीं पहले भी बना था। अगर मैं देखूं तो पहले भी देखिए 382 से लेकर 336 बना था। उसके बाद देखिए 932 से लेकर 558 बना, 455 बना। मतलब इस प्रॉफिट के बाद तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो सीधा सीधा कहो, क्या ऐसे हालत पहले भी हुआ था? हाँ, पहले भी हुआ था। क्या उसके बाद शेयर भागा नहीं? हाँ, बिल्कुल भागा। आप खुद ही देख लीजिए। अगर चार्ट को मैं 3 साल तक देखूं तो कंटिन्यूसली वो ग्रोथ कर रहा है। इस तरीके से करेक्शन बहुत बार हुआ है, बहुत बार। ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम करेक्शन हो रहा है। ये जो करेक्शन हुआ, आपको क्या लग रहा होगा? मैं अभी आपको चार्ट को दिखाऊंगा। चलो, उससे पहले कंपनी के वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं। देखिए, वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में हमेशा पी रेशियो इसी तरीके से देखने को मिलता है। हम लोग पहले से ही जब मार्केट में आए हैं तब से हम लोग सोच रहे हैं कि 10 से 30 के अंदर ही पी रेशियो होना चाहिए। 10 के आसपास गया तो लो पी रेशियो, 30 के आसपास गया तो हाई पी रेशियो। तो यहाँ पे तो 56 है, बहुत ज्यादा है। ऐसे बिल्कुल नहीं। एफएमसीजी कंपनी के ऊपर पी रेशियो हमेशा हाई होते हैं। उसका हमेशा लोग हाई प्राइस देकर ही शेयर को खरीदना चाहते हैं। तो वहां पे लो प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखिए, कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो डेटा है वो देखा है तो सेल्स थोड़ा सा कम हो चुके हैं, एंड प्रॉफिट में इस बार वीकनेस देखने को मिला। बाकी इतने दिनों से तो ठीक ठाक था, और यही कारण की वजह से कंपनी का अभी प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ। उसके कारण कंपनी के सीएजीआर रिटर्न है, रिटर्न परसेंट भी कम हो चुके हैं। अभी देखिए, कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स था कि सर इस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। मैं अगर कहूँ कि पहले कर्जा 380 करोड़ था, आज 2,750 करोड़ कर्जा है। मान ही लेता हूँ कंपनी का कर्जा बड़ा है, और मान ही लेता हूँ कंपनी का कर्जा ज्यादा है। क्या इस कर्जे को कंपनी मिटा नहीं पाएंगे? चलो सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। देखिए, 2,000 करोड़ का तो हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस कैश है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में 3,000 करोड़ का रिजर्व भी है। 2,900 करोड़, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का फिक्स्ड एसेट भी है। साथ ही साथ देखा है तो कंपनी के ऊपर ओवरऑल कंपनी का जो यहाँ पे देखिए
जो कैश इक्विपमेंट्स है, वहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के हाथ में 250 करोड़ का कैश भी है और कंपनी 510 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो सॉरी, ट्रेड रिसीव मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है कितना, 510 करोड़। तो सीधी सीधी कहूँ कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा ट्रेड रिसीवेबल और एंड कैश इक्विपमेंट्स भी है। तो सब कुछ को कैलकुलेशन करके देखा जाए तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर है। छोटा मोटा करेक्शन, छोटा मोटा गिरावट तो होगा ही। इसको देखकर आप चौंक जाओगे, इसको देखकर आप हैरान हो जाओगे, तो आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ब्रिटानिया का अगर मैं शेयर प्राइस एक बार लिखूँ, मैं एक बार एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। शेयर प्राइस लिख के मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो अब इसका प्राइस इतना है, कोई बात नहीं। देखिए कंपनी 1999 से अगर चार्ट देखो तो 79 था, आज कहाँ पे आ गया। ओवरऑल करंट लेवल तक भी देखो तो 6000% के ऊपर रिटर्न दिया। क्या पहले भी इस तरीके से गिरावट नहीं आया था? यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। कितनी बार करेक्शन हुआ आप देख सकते हैं। क्या ऊपर नहीं गया? कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। तो यही होते हैं पावर अच्छे कंपनी का। हम लोग यही सोचते हैं कि कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है सर, एक दो दिन में बड़ा फॉल हो चुके हैं, तो अभी क्या करूँ। मतलब लास्ट एक मंथ से अगर देखूँ तो ओवरऑल 22% करेक्शन हो गया। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा इस तरीके से कंपनी को अपॉर्चुनिटी की तरह से देखता हूँ। अगर मैं कहूँ तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा, देखिए प्रीवियस अगर सपोर्ट लेवल को देखूँ तो कंपनी 2 बार इस जगह पे सपोर्ट क्रिएट किया था। तो यहाँ पे भी सपोर्ट किया, यहाँ पे भी सपोर्ट किया। ये जो लेवल है स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। इसी सपोर्ट लेवल तक अ, शायद कंपनी आ सकते हैं, शायद यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। तो हमेशा अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस हो सकते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे स्टडी करिए। मुझे जिस कंपनी के ऊपर डेटा देखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए मुझे जो डेटा देखने को मिला वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँ तो मैं हमेशा RSI स्ट्रेटजीज को फॉलो करता हूँ। तो RSI स्ट्रेटजीज के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा है और वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुके हैं। अभी उसी टाइम में RSI भी 30 के नीचे आ चुके हैं। तो RSI के लाइन जो है वो 30 के नीचे जाना चाहिए और कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। तब मुझे हमेशा एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर लूंगा, इसी पॉइंट के ऊपर मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो देखिए मैं कोई आपको यहाँ पे बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर प्रीवियस डेटा को भी दिखा दूँ, यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम हालत बना था, यहाँ पे सेम टू सेम हालत बना था। यहाँ पे 70 के नीचे गया था, यहाँ पे 30 के सॉरी नीचे 30 के नीचे गया था, यहाँ पे 70 के ऊपर गया। यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था जो 8% के आसपास। उसी तरीके से अगर मैं प्रीवियस और भी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था। अगर मैं इस डेटा को भी दिखा दूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली सीधा सीधा कहूँ तो इस पैटर्न्स के बेसिस में यहाँ पे कैंडल बना था, 30 के नीचे भी आए और यहाँ पे हाई कहाँ पे किया, इस जगह पे। तो ओवरऑल इस जगह पे तो कितना बना, यहाँ पे भी देखिए 15% के आसपास। तो कहने का मतलब है कि आप अगर रूल्स को फॉलो करके चलेंगे, अगर आप खुद के डेटा के बेसिस में चलेंगे, प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके देखेंगे क्या सही में इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में कुछ दम है, तो आप जरूर उस कंपनी के ऊपर फॉलो अप कर सकते हैं। देखिए मेरा व्यू है आपको सारे पॉइंट्स सिखाने के लिए। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन करूँ, क्योंकि पैसा आपका मेहनत का है। तो आप सोच समझ कर पैसे को यूज करिए। आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखने को मौका मिलेगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।